आगे हम समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लेकिन ये मैकेनिज्म कैसे करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये किस तरह काम करता है कि हमारे सिम्टम्स कम हो। तो इसका जो मैकेनिज्म है अभी तक अननोन है कि ये किस तरह काम करता है। आज तक हमें इसका प्रॉपर मैकेनिज्म पता नहीं चला, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरीज है जिसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि हाँ, इस तरह से काम कर सकता है या इस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहली थ्योरी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सी थ्योरी है? कौन से हमारे जो ब्रेन है ना, काफी सारे न्यूरॉन्स हैं, काफी सारे हार्मोन्स हैं, काफी सारी नर्व चैनल्स हैं, और उन नर्व्स में से काफी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारे ब्रेन में फ्लो होते हैं, हमारी बॉडी में फ्लो होते हैं, और उसकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारा मूड, हमारा स्लीप, मोटिवेशन, ये सब कुछ डिपेंड होता है। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं अभी समझते हैं। कि हमने पेशेंट को ईसीटी दिया। क्या किया हमने? पेशेंट को ईसीटी दिया। तो सबसे पहला क्या होगा, नॉर एपिनेफ्रिन करके एक हार्मोन होता है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ नॉर एपिनेफ्रिन इंक्रीज होगा क्या? नहीं, एक डोपामिन हार्मोन है, वो इंक्रीज हो जाएगा। एक सेरोटोनिन हार्मोन है, वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, जब भी आप शॉक दे रहे हो पेशेंट को, तो नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन और सेरोटोनिन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नॉर एपिनेफ्रिन इंक्रीज होने की वजह से अलर्टनेस बढ़ रहा है। अलर्टनेस जो है वो पेशेंट का इंक्रीज हो जाता है। डोपामिन बढ़ने की वजह से मोटिवेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो बढ़ जाता है पेशेंट का। सेरोटोनिन जो है वो बढ़ने की वजह से पेशेंट का मूड इंप्रूव हो जाता है। मूड इंप्रूव हो जाता है या बूस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला थ्योरी है, ये पहली एक्शन है कि ईसीटी देने के बाद ये जो हार्मोन्स है ये नर्व्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है और पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी। अब न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी में क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पेशेंट को हमने ईसीटी दिया, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पेशेंट को हमने दी। तो मोस्टली हम कहा देते हैं ईसीटी के, मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम मेजर डिप्रेसिव में देखे, हेलुसिनेशन, सिजोफ्रेनिया वगैरह वगैरह में हम देते हैं। अब हम ईसीटी पेशेंट को अगर हमने दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, एचपीए एक्सिस होता है जो मोस्टली डिसफंक्शन कर देता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये डिसफंक्शन को हम क्या करते हैं, फंक्शन में लाते हैं। क्या करते हैं? फंक्शन में लाते हैं। एचपीए एक्सिस जो डिसफंक्शन हो जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, ईसीटी देने के बाद क्या होता है, एचपीए एक्सिस फंक्शन में आ जाता है। एचपीए एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड, ये जो है आपकी स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगा बॉडी ड्रेन होगी, बॉडी ड्रेन होगा तो आपको डिप्रेशन होगा। सो एचपी एक्सिस का डिसफंक्शन होने की वजह से इस तरह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ईसीटी देने की वजह से क्या होता है, ये जो है नॉर्मल फंक्शन में आ जाता है, और नॉर्मल फंक्शन में आने की वजह से जो है आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम हो जाता है। स्ट्रेस कम हो गया तो आप नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में आ जाते हो, और आपके जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। एनबीडी के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एंटी डिप्रेशन की तरह काम करता है। ठीक है, कि जो भी आपके सीवियर सिम्टम्स हैं, सीवियर सिम्टम्स है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये है सेकंड थ्योरी। थर्ड होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्योरी। थर्ड थ्योरी होते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्योरी। अब समझते हैं न्यूरोप्लास्टी का मतलब क्या होता है। न्यूरोप्लास्टी मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर जो हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स हैं, नर्व चैनल से हम उसे ना सर्जिकली ठीक करने की कोशिश करते हैं, सर्जिकली उसे ठीक किया जाता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्योरी भी हमें यही बताता है कि जब भी पेशेंट को हम ईसीटी देते हैं तो उसके ब्रेन के जो नर्व चैनल्स है, उसके ब्रेन के जो नर्व्स है जो उसे गलत सिग्नल्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसे कई सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होता है, वो रीवायरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊँ आपको, तो हम कहते हैं कि इसके जो स्क्रू ढीले हुए हैं वो टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। एकदम सिंपल शब्दों में बोला तो जो भी स्क्रू ढीले हुए हैं पेशेंट के वो
टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो भी नर्व्स है वो क्या हो रहा है, रीवायरिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है, वो उसके कनेक्शन फिर से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपके जो नर्व्स है जो डिसफंक्शन कर रहे थे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो फंक्शन में आ रहे हैं, नॉर्मल कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, जो भी स्क्रू ढीले हुए थे वो वापस से टाइट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेशेंट के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, और पेशेंट के सिम्टम्स कम हुए तो वो नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल बिहेवियर में आ सकता है। तो ये कुछ थ्योरीज थी जिसके वजह से हम समझ सकते हैं कि ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इस तरह से ईसीटी वर्क करता है। लेकिन अभी तक एक चीज याद रखिए कि अभी तक अननोन है, ये बस थ्योरीज है कि हाँ इस तरह से काम करता है, इस तरह से काम करता है, लेकिन अभी तक तो जो है वो अननोन है कि ईसीटी इस तरह काम करता है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर, क्या देखते हैं अभी हम प्रोसीजर। प्रोसीजर में डिटेल में नहीं समझाता, हम सिर्फ एक सुपरफिशियली समझते हैं कि एक्चुअली प्रोसीजर होती क्या है। तो प्रोसीजर को जो है तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है प्री, देन होता है प्रोसीजर, एंड लास्ट होता है पोस्ट। तीन भागों में हम डिवाइड करते हैं, प्री प्रिपरेशन, प्रोसीजर एंड पोस्ट ईसीटी प्रोसीजर। मतलब पेशेंट को ईसीटी देने से पहले हमें क्या करना है, एक्चुअल प्रोसीजर में हमें क्या करना है, और प्रोसीजर होने के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, इस तरह हम तीन भागों में प्रोसीजर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो असेसमेंट करते हैं पेशेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा बीपी हाई है तो हम दे नहीं सकते, पेशेंट को इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो दे नहीं सकते, और भी कई सारी चीजें मैंने कही कि जहां पर हम पेशेंट को नहीं दे सकते इसलिए। तो असेसमेंट में क्या करना है, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, वाइटल साइंस लेनी है, ईसीजी लेना है। ठीक है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी है, पेशेंट और फैमिली की साइड लेना है कि आप इस प्रोसीजर के लिए तैयार हो। कि ये हो गया आपका असेसमेंट। क्या हो गया ये आपका असेसमेंट। सेकंड होता है इसी में पेशेंट प्रिपरेशन। सेकंड क्या होता है, अभी हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले जो पेशेंट को डर है इस प्रोसीजर के बारे में, वो डर हमें कम करना है। हम डर कम करेंगे तो पेशेंट की एंजाइटी कम होगी, पेशेंट को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। देन हमें पेशेंट को कुछ ज्वेलरीज पहनी है, आंखों में लेंसेस लगाई हुई है, घड़ी पहनी हुई है, तो ये जो भी चीजें हैं वो निकलवानी है, पेशेंट की सिग्नेचर लेनी है, और पेशेंट को पूरी प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन करनी है। ये हो गया पेशेंट प्रिपरेशन। थर्ड होता है मेंटल हेल्थ नर्स का रोल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। मेंटल हेल्थ नर्स का क्या रोल है, तो पेशेंट प्रिपरेशन होने के बाद जहाँ पर ईसीटी देना है, वो ईसीटी का रूम जो है आपका वो प्रिपेयर करना है, पेशेंट को वहां पर लाना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, पेशेंट को फिर से एक दफा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देना है कि इस पोजीशन में हमें ईसीटी देनी है। ठीक है, तो ये जो है ये है मेंटल हेल्थ का काम। अब जो है इस तरह से ये हो गया प्री प्रिपरेशन, मतलब प्रोसीजर होने से पहले हम क्या करते हैं, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। इसके अंदर एक और चीज होती है पेशेंट प्रिपरेशन के अंदर, जिसे हम कहते हैं एनपीओ। क्या कहते हैं इसे, नीड पर फोरन। ठीक है, मतलब आपने कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है 6 से 8 घंटे के लिए, आपका जो ब्लैडर है, आपका जो स्टमक है वो पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, एनपीओ, नीड पर फोरन। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये देखना है कि उसका ब्लैडर एम्प्टी है, उसने खाना या पीना पिछले 6 से 8 घंटे में कुछ भी किया नहीं। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोसीजर की तरफ। अब पेशेंट को हम सुला चुके हैं, नर्स ने क्या किया है, पेशेंट को प्रिपेयर कर लिया है, उसे पोजीशनिंग दे दी है। अब जनरल एनेस्थेसिस आएंगे, उसे मसल रिलैक्सेशन और एनेस्थीसिया देंगे, ऑक्सीजनेशन प्रिपेयर होगा, और फिर उसे हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, जिसकी वजह से ग्रैंड माल सीजर्स आएंगे और पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड होगा। उसके बाद में हमें पेशेंट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर का पार्ट, ये क्या हो गया आपका प्रोसीजर का पार्ट। अब पोस्ट प्रोसीजर क्या करना है, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिए, सब दे दिया। अब पोस्ट प्रोसीजर जो है ये हमारा ऑब्जर्वेशन वाला हिस्सा।
यहाँ पर हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। पेशेंट कितने वक्त बाद होश में आ रहा है, पेशेंट के वाइटल साइंस ठीक है या नहीं है, ठीक है, पेशेंट चीजों को समझ पा रहा है क्या है, कि कितना टाइम हुआ बताओ, ये कौन है बताओ, ये आपके कौन लगते हैं ये बताओ, है ना, ये कौन सी जगह है ये बताओ। मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ईसीजी लेनी है। सो ये जो है ये पोस्ट ईसीजी केयर है। तो इस तरह से मैंने एक आपको प्रोसीजर समझा, ठीक है, डिटेल है प्रोसीजर बहुत, लेकिन मैंने आपको एक सुपरफिशियली बता दिया कि इस हिसाब से प्रोसीजर होती है। लास्ट जो है हम समझेंगे साइड इफेक्ट्स, लास्ट हम समझेंगे साइड इफेक्ट्स, ठीक है, हमने समझ लिया पूरा ईसीजी के बारे में, लेकिन अब हम समझते हैं साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होने के बावजूद अगर आप उन्हें ईसीजी प्रोवाइड कर रहे हो तो कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन है तो फिर भी आपने अगर ईसीजी दे दिया, तो मैंने क्या कहा कि फ्रैक्चर हो सकता है, बोन इंजुरी हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है, हेडेक होता है पेशेंट को, इसके अलावा क्या होता है कि मसल टेंशन बढ़ जाता है पेशेंट का, देन कंफ्यूजन होता है, थोड़ा मेमोरी लॉस हो सकता है, थोड़ा सा माइल्ड, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी देर के लिए मेमोरी लॉस हो सकता है, देन नौशिया है, जीआई इश्यूज है, ठीक है, जीआई इश्यू मतलब वोमिटिंग हो सकती है, पेट दुख सकता है, नौशिया हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, ठीक है, ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है, पेशेंट बहुत ज्यादा सो सकता है, नींद में रह सकता है, और कुछ सीवियर सिम्टम्स भी होते हैं। सीवियर सिम्टम जैसा मैंने कहा कि फ्रैक्चर हो गया, बोन इंजुरी हो गई, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद में कंटिन्यूअस सीजर स्टार्ट हो गई, उससे सीजर्स की बीमारी नहीं थी, फिट नहीं आते थे उसे, आकड़ी नहीं आती थी उसे, लेकिन ईसीजी देने के बाद अब उसे प्रोलॉन्ग सीजर्स, ठीक है, कंटिन्यूअस सीजर्स आ रहे हैं उसे, तो ये एक सीवियर सिम्टम, सॉरी ये सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स हमें पेशेंट में देखने मिलते हैं। तो ये था हमारा डिटेल लेक्चर अबाउट ईसीजी।